Hello, aspirants. Welcome back to my YouTube channel and as well as in this medieval history series, जिसमें हम दिल्ली सल्तनत के बारे में बात कर रहे थे। तो स्लेव डायनेसिटी जो है हमने स्टार्ट की थी एंड जो लास्ट का लेक्चर था उसमें हम कवर कर सकते थे, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस मुझे वो क्लास बीच में ही ड्रॉप करना पड़ा एंड टुडे वी विल कंप्लीट दिस सेशन ऑफ स्लेव डायनेसिटी. Although it has taken a lot of time of ours, but still we will complete it today and after that we will study about the खलजी डायनेसिटी. तो आज खलजी डायनेसिटी के बारे में एक आपको ओवरव्यू जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी साथ में ही कि वो किस तरीके से जो है खलजी डायनेसिटी आती है. तो स्लेव डायनेसिटी में वी वर टॉकिंग अबाउट बलबन. स्लेव डायनेसिटी में हमने बलबन के बारे में बात कर ली थी. तो आज इसके बारे में कंटिन्यू करेंगे. बलबन के बारे में हम हमारी जो डिस्कशन है इसे आगे जो है कंटिन्यू करेंगे. तो बलबन के बारे में हमने क्या डिस्कशन किया था. बलबन के बारे में हमने लास्ट में क्या डिस्कशन किया था, एक बार उसके बारे में मैं आपको रिवाइज करवा दूं. बलबन के बारे में हमने देखा था कि ये इसने बोला था कि जो सुल्तान होता है वो गॉड की शैडो की तरह होता है. द सुल्तान वॉज गॉड्स शैडो ऑन अर्थ. धरती के ऊपर भगवान की शैडो की तरह होता है सुल्तान. इसे इसीलिए उसने जिले इलाही वर्ड यूज किया था. और रेसिपिएंट ऑफ डिवाइन ग्रेस. निबायत एक खुदाई. निबायत एक खुदाई वर्ड इसने जो है यूज किया था. ये दोनों वर्ड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं प्रीलिम्स के फैक्चुअल पार्ट के लिए. यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है आपसे. और क्या यहाँ पर हमने डिस्कशन किया था कि ये जो थे इनको एक रेजेंट होने के नाते इनको अपनी सभी जो पावर्स थी, जो फ्लॉज थे, कि किस चीज से इनको थ्रेट हो सकता है, दिल्ली सल्तनत को कहाँ पर जो है प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कहाँ से इनको चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है, वो सभी चीजें हमने यहाँ पर जो है लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया था. ही वॉज वेरी वेल नोन अबाउट दीज थिंग्स. उनको पता था कि जो नोबल्स हैं, जो टर्किश नोबल्स हैं, वो इनके लिए एक बहुत ही जो है बड़ा चैलेंज बन सकते हैं, वो उनको पता था. जो चहलगानी सिस्टम के अंदर 40 जो 40 थे, जो चहलगानी सिस्टम के अंदर 40 नोबल जो थे बैठे थे, टर्किश नोबल्स जो बैठे थे, विच आर 40 इन नंबर. दे कैन बी अ बिगेस्ट हडल, दे कैन बी अ बिगेस्ट चैलेंज टू द दिल्ली सल्तनत, विच इज वेरी वेल नोन बाय द बलबन. बलबन को इसके बारे में पता था. और साथ के साथ जो है उसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था एक कोर्ट डिसिप्लिन को. सिजदा को उसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया था या अपने कोर्ट के अंदर, कि सिजदा होगा और पाइबोस होगा, किसिंग द सुल्तान फीट. क्योंकि उसने ये ऐड क्यों किया था, वो अपनी सुपीरियरिटी को दिखाना चाहता था कि मैं सुपीरियर हूँ फ्रॉम द नोबल्स. नोबल्स जो हैं उनको जो है वो इंफीरियर ही हैं, वो मुझसे ऊपर नहीं है. सुल्तान जो है वो सबसे बड़ा है. सुल्तान के पास एक्सट्रीम पावर है. पहले क्या हुआ करता था, पहले नोबल्स के पास जो है वो एक पावर हुआ करती थी. नोबल्स ही डिसाइड कर रहे थे कौन बनेगा राजा, कैसा होगा, क्या करेगा. वो पपेट की तरह यूज करते थे एक सुल्तान को. लेकिन बलबन ने आकर ये सब चीजें जो हैं वो खत्म कर दी. उसने सिजदा एंड पाइबोस को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया. उसने ये दिखाना चाहा कि जो सुल्तान होता है वो सुपीरियर होता है. ही वांट टू prove his superiority over the nobles. That's why he introduced such rigorous court discipline in his court, that is of Sijda and Paibos. तो ये उसने यहाँ पर इंक्लूड किया. और बलबन ने अपने कोर्ट के अंदर एक अपने कोर्ट को मेंटेन करने के लिए इसने पर्शियन फेस्टिवल को भी इंट्रोड्यूस किया. नवरोज का फेस्टिवल जो था, वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर कि नवरोज को जो है ऐड करने वाले, नवरोज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने वाले कौन थे, वो बलबन ही थे. बलबन ने ही यहाँ पर नवरोज का जो फेस्टिवल है उसे इंट्रोड्यूस किया. ये पारसी फेस्टिवल है, पर्शियन फेस्टिवल है. आज भी हमारे इंडिया के अंदर नवरोज जो है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है बाय द पारसी कम्युनिटी. पारसी कम्युनिटीज के जो लोग हैं वो इसे अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, उनका ये फेस्टिवल है. तो नवरोज को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एंड इन्होंने जो है एकदम से अपने कोर्ट के अंदर कहा कि मेरे दरबार के अंदर कोई भी हो वो सीरियस ही रहेगा, कोई मजाक मस्ती नहीं होगी.
फालतू में कोई जो है जोक्स नहीं सुनाएगा, फालतू में कोई हंसेगा नहीं, जो फालतू की गॉसिपिंग आप लोग कर रहे हो वो भी नहीं करेगा। फालतू की गॉसिपिंग भी बंद हो जाएगी, जोक्स क्रैक करना यहाँ पर अलाउड नहीं है। जो अल्कोहल का कंजम्पशन था उसे भी इन्होंने बैन कर दिया था, विच इज़ वेरी गुड थिंग। अल्कोहल का जो है इन्होंने त्याग कर दिया था, यूज़ करना इन्होंने बैन कर दिया था कि ना ही जो सुल्तान है, जो राजा है वो भी नहीं पिएगा, इसको देख कर के बाकी के जो लोग हैं वो भी इसे हाथ तक नहीं लगाएंगे, इसका कंजम्पशन नहीं करेंगे। तो ये भी नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एक सीरियस मोड में रहना चाहता था। वो कहता था कि जो दरबार है उसके अंदर सीरियस ही रहना चाहिए, जहाँ पर मैटर सॉल्व हो सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ध्यान होना चाहिए, रेवेन्यू कैसा चल रहा है वो सब चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान ज़्यादा होना चाहिए। इसी वजह से जो है वो कहता था कि सीरियस रहें, एवरीबॉडी शुड बी सीरियस इन दिस कोर्ट। तो इसके बाद आगे हम बात करेंगे यहाँ पर बलबन के बारे में। ही स्पेयर्ड ओनली द मोस्ट ओबीडियंट नोबल्स। वो केवल जो सबसे आज्ञाकारी जो नोबल्स हुआ करते थे उनको ही जो है ये स्पेयर करता था, उनको ही बख्शा जाता था। कोई भी अगर उनको पनिशमेंट नहीं दी जाती थी, लेकिन जो भी जो एलिमिनेट हो जाता था, जो गलत होते थे, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे तरीके से उनको खत्म कर दिया जाता था। अगर कोई जिसको एलिमिनेट करना है, जिसको भी वो उसकी बात नहीं मानेगा, जो बलबन की बात नहीं मान रहा है, उसको ओबीडिएंट नहीं है, उसकी आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा है, बलबन की आज्ञा का पालन वो नहीं कर रहा है, वो उसके अपोजिट जाकर के अपने जो है कार्य कर रहा है, तो उस व्यक्ति को, उस नोबल को, जो बलबन था, वो अच्छे या बुरे तरीके चाहे बाय बाय द हुक और क्रुक मेथड का यूज करके वो उसे अपने जो है वो एलिमिनेट करवा देता था, उसको खत्म कर देता था। चाहे वो तरीका अच्छा हो, चाहे वो तरीका बुरा हो, उस तरीके को यूज करके वो उस नोबल को खत्म ही कर देता था। ये हमारा लिखने का नहीं है, इसे नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक नाम प्रेजेंट है, दैट इज हैबत खान का। हैबत खान गवर्नर था अवध का। ये अवध में एक गवर्नर बैठा है जिसका नाम है हैबत खान। हैबत खान गवर्नर है अवध का, और इसने क्या किया, इसने पनिश किया एक पर्सन को, एक व्यक्ति को इसने पनिशमेंट दे दी, एक व्यक्ति को इसने दंडित किया। क्यों दंडित जो है इसको दंड क्यों दिया गया था, इसको जो है पनिशमेंट क्यों दी गई थी, क्योंकि इस व्यक्ति ने क्या किया था, इस व्यक्ति ने अल्कोहल का कंजम्पशन किया था, उसने ड्रिंक किया हुआ था, उसने अल्कोहलिज्म का यूज किया था। वो इसी वजह से जो हैबत खान था उसने उसको मारने की सजा दी, उसको जो है दंडित किया कि इसकी जो है हत्या कर दो, इसको मार दो। और वो जो बात थी, ये जो थे हैबत खान ने ऐसा किया था। और शेर खान ने क्या किया था, शेर खान जो थे वो गवर्नर थे बठिंडा के। बठिंडा के गवर्नर जो थे वो शेर खान थे, और उन्होंने भी क्या किया था, वॉज इनको भी जो है वो जहर दे करके मार दिया गया था। गवर्नर जो शेर खान थे उनको जो है वो जहर दे करके मार दिया गया था। और ये सब चीज़ें हमें, हमारे पास एक एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास देखने को मिलता है कि वो किसी भी तरीके से वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये था जो हैबत खान ने किया। हैबत खान द गवर्नर थे, वॉज पनिश्ड फॉर किलिंग अ मैन हु वॉज ड्रंक। तो इनको पनिशमेंट दी गई थी, हैबत खान को पनिशमेंट दी गई थी। इट वॉज हैबत खान हु वॉज पनिश्ड फॉर किलिंग अ मैन, क्योंकि उसने जो है यहाँ पर एक पर्सन को, जो एक व्यक्ति था, who have consumed the alcohol, who have done this blunder of consuming of the alcohol, उसने कंजम्पशन किया अल्कोहल का, उसने जो है इस चीज का प्रयोग किया, तो उसको जो है हैबत खान ने उसकी हत्या कर दी। हैबत खान ने उस व्यक्ति की हत्या कर दी। उस व्यक्ति की हत्या करने के जुर्म में जो हैबत खान था, हैबत खान को पनिशमेंट दी गई थी, इसको दंडित किया गया था।
हैबत खान को जो है यहाँ पर दंडित किया गया था, क्योंकि उसने एक व्यक्ति की हत्या की थी, जो कि जिसने एक कंजप्शन किया था अल्कोहल का। दिस वॉज द एग्जाम्पल। यहाँ पर ये हमारे लिए ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन एक कहानी का हिस्सा है। कहानी के हिस्से के लिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। आगे बात करेंगे इसमें। ये जो थे ये डीपली रेसिस्ट थे, एंड ही एक्सक्लूडेड द नॉन टर्क्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। जो बलबन था ये डीपली जो है रेसिस्ट था। ही वॉज डीपली रेसिस्ट। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बलबन के रिगार्डिंग, दैट ही वॉज कंप्लीटली एंड डीपली रेसिस्ट। ये डीपली रेसिस्ट था। बाकी के वो जो बात मैंने आपको बताई, द पनिशमेंट एंड ऑल द थिंग्स, दैट इज नॉट दैट मच ऑफ इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो एक कहानी का हिस्सा है। कहानी सिर्फ आपको जो है सुननी अच्छी लगती है, कहानी सुनिए, और जो चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं वही मैं यहाँ पर जो है आपको लिखवा रही हूँ, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहती हैं बलबन के परस्पेक्टिव से। वही चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं, और यही चीज़ें हम हमारे नोट्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। सबसे बड़ा जो हमारा पार्ट होता है हमारे नोट्स को प्रिपेयर करने का, वो यही होता है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही हम यहाँ पर नोट करें। बाकी की जो अनवांटेड स्टफ होता है हम उसे इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि अनवांटेड स्टफ इज ऑलरेडी रिटन इन द रेफरेंसेस एंड इन द बुक्स विच यू रेड इन योर ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। आप अपने प्रिपरेशन के दौरान जो भी अपने बुक्स को रीड करते हो, जब उनको पढ़ते हो, उसमें वो सभी कहानियों के बारे में जिक्र होता ही है। लेकिन जो हमारे लिए हम नोट्स प्रिपेयर करते हैं प्रीलिम्स के रिगार्डिंग, या हमारे मेंस के पर्सपेक्टिव से, या ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से, तो उसमें हम कहानियों की बजाय उसमें हम कहानियां लिखने के जो है लिखने के नहीं लिखने वाले होते हैं। उसमें उसमें कहानियां नहीं लिखी जाती है, उसमें फैक्चुअल चीजें लिखी जाती हैं। उसमें वो ही चीजें ऐड होती हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, जहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। वही चीजें हम हमारे नोट्स में इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पर बलबन एक डीपली रेसिस्ट पर्सन था, एंड ही एक्सक्लूडेड नॉन टर्क्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसने एक्सक्लूड किया, निकाल दिया, एक्सक्लूडेड जो नॉन टर्क्स थे। ये नॉन टर्क्स को जो है अपने एडमिनिस्ट्रेशन में देखना ही नहीं चाहता था। एक्सक्लूडेड नॉन टर्क्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, from administration. He stood forth for the champion of the Turkish nobility. और आगे इन्होंने जो है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, we will directly went into the part that where he had appointed the spies, where he had appointed the spies to monitor the activities of the nobles. तो जो nobles थे, nobles की activity को देखने के लिए कि nobles कर क्या रहे हैं, कहीं मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे, कहीं मुझे जो है निकालने की कोशिश तो नहीं कर रहे, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे, either they are not doing any corruption in the department or anything else, either they are doing their work in a proper manner, in a proper scheduled time or not, he had appointed a spy over them. तो उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए स्पाइस को यहाँ पर हायर किया गया था। स्पाइस को यहाँ पर जो है इसने हायर किया था, मतलब कि जो भी स्पाई होते हैं, किसी के ऊपर स्पाई करते हैं ना हम, डिटेक्टिव्स, जासूस, जिनको जो है इसने नियुक्त किए हुए थे, जासूस को इसने अपॉइंट किया हुआ था, ताकि ये जो नोबल्स थे, नोबल्स की जो गतिविधियां थी, उनके ऊपर नजर रखने के लिए कि ये काम सही से कर भी रहे हैं, कोई करप्शन तो नहीं कर रहे, कहीं मेरा जो है जो एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं फ्लॉस तो नहीं कर रहे, या कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे मेरे खिलाफ। तो वो सब चीजों के ऊपर जो है नजर रखने के लिए इसने स्पाइज को हायर किया हुआ था कि आप लोग नोबल्स के ऊपर जो है वो नजर रखें। अपॉइंटेड स्पाइस टू मॉनिटर एक्टिविटीज ऑफ नोबल्स। नोबल्स की एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखने के लिए इसने स्पाइस को अपॉइंट किया हुआ था। तो बलबन जो थे
बलबन हमें पता है ये सुल्तान बन चुके थे। इनकी जो पोज़ीशन थी वो इतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं थी। ही वाज़ वेरी इनसिक्योर अबाउट हिज़ पोज़ीशन। अब इतने बड़े राज्य का आप जो है सुल्तान बने हो, पूरे हिंदुस्तान के आप सुल्तान हो, आपके पास द सुप्रीम पावर है, तो आपको कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी तो होगी ही। तो इसी तरीके से जो बलबन था, वो अपनी पोजीशन से बहुत ज़्यादा जो है वो सिक्योर नहीं फील करता था। उसके पास जो है इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग उसको आती ही रहती थी। जो टर्किश चीफ थे, दे वर वेरी हॉस्टाइल टू हिम। लेकिन मंगोल्स जो थे, जो टर्किश चीफ्स हुआ करते थे, टर्किश कई जो टर्किश चीफ्स हुआ करते थे वो उसके हॉस्टाइल हो चुके थे, उसके शत्रु बन चुके थे। दे हैड बिकम हिज एनिमीज, वो उसके एनिमीज बन चुके थे। और साथ में जो मंगोल्स थे, मंगोल्स भी इस एक जो है अपॉर्चुनिटी के ऊपर बैठे थे। वो भी दे वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू अटैक द सल्तनत। वो भी इस जो है एक उम्मीद के साथ बैठे थे कि हम कभी जो है सल्तनत के ऊपर, इस दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो है हम अटैक करेंगे। तो वो भी इसके ऊपर बैठे थे। और साथ के साथ जो कुछ टर्किश चीफ्स जो थे, कुछ टर्किश चीफ्स जो थे, बहुत सारे इस तरह के चीफ टर्किश चीफ्स ही थे जो बलबन को जो है अपना दुश्मन मान करके बैठे थे। वो बलबन को अपना दुश्मन, अपना शत्रु मानते थे। वो उसके शत्रु थे। और मंगोल सल्तनत जो है वो आक्रमण के अवसर के तलाश में था। उसको भी पता था कि कोई मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, कोई तो ऐसी मुझे चीज मिले कि मैं इसके ऊपर जो है वो अटैक कर सकूं। तो वो अटैक के लिए एकदम से रेडी बैठा था मंगोल भी। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये इनके साथ साथ जो गवर्नर्स थे डिस्टेंट प्रोविंसेस के, बहुत दूर दराज के जो प्रोविंसेस थे, वो भी यहाँ पर उनके जो गवर्नर्स थे, दे वर ट्राइंग टू बिकम इंडिपेंडेंट रूलर। वो भी यहाँ पर अपना स्वतंत्र शासन जो है वो चाहते थे। दे वांट देमसेल्फ टू बी इंडिपेंडेंट रूलर्स। वो भी अपना जो है यहाँ पर स्वतंत्रता चाहते थे। वो भी कह रहे थे कि हम इनसे आज़ाद होना चाहते हैं। कुछ इंडियन रूलर्स भी थे, वो भी रेडी बैठे थे रिवॉल्ट करने के लिए एट द स्मॉलेस्ट अपॉर्चुनिटी, कि वो भी एक ऐसी छोटी सी अपॉर्चुनिटी का जो है यहाँ पर बैठे हैं कि कोई ऐसी बात हो और हम यहाँ पर विद्रोह कर दें। तो इतने सारे चैलेंजेस बलबन को दिखाई दे रहे थे। बलबन इसी वजह से वो इनसिक्योर फील कर रहा था। इसी वजह से उसको लग रहा था कि मेरी पोजीशन सिक्योर नहीं है। इसी वजह से लग रहा था। लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड ताकि आपको जो है यहाँ पर अच्छे से समझ में आए। जो बलबन था, बलबन सुल्तान तो बन चुका था, बट हिज पोजीशन वाज नॉट सिक्योर। बलबन ऑल्दो सुल्तान तो था, लेकिन इसकी पोजीशन जो थी, इसकी पोजीशन एकदम खतरे में थी। इसकी पोजीशन के लिए ये सिक्योर नहीं था। इसके पास सिक्योरिटी ही नहीं थी, ये इनसिक्योर रहता था। वो देखा है ना, कई लोग होते हैं उनको अपनी पोजीशन बड़ी इनसिक्योर सी लगती रहती है कि कहीं कोई मुझे रिप्लेस ही ना कर दे। इसी तरह से बलबन को फीलिंग आती रहती थी कि कोई मुझे रिप्लेस ही ना कर दे, कहीं ये ऐसा ही ना हो जाए। तो यहाँ पर बलबन के को ऐसा महसूस क्यों हो रहा था? बहुत सारे जो टर्किश नोबल्स थे, एक तो टर्किश नोबल्स जो थे वो यहाँ पर इसके शत्रु बन चुके थे। वो इसके शत्रु बन चुके थे। साथ के साथ जो मंगोल्स थे, वो मंगोल्स भी रेडी बैठे थे टू अटैक। मंगोल्स भी अटैक करने के लिए रेडी थे। साथ के साथ जो गवर्नर्स थे द डिस्टेंट प्रोविंसेस के, डिस्टेंट प्रोविंसेस के गवर्नर्स थे, कुछ गवर्नर्स थे डिस्टेंस प्रोविंसेस के, वो भी यहाँ पर जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने के लिए बैठे थे। ये भी यहाँ पर कहते थे कि दे वर ट्राइंग टू बिकम इंडिपेंडेंट रूलर्स। ये भी इंडिपेंडेंट रूलर्स बनने के लिए यहाँ पर बैठे थे।
और साथ के साथ ये इन सब चीज़ों के साथ-साथ और क्या हो रहा था, कुछ इस तरह के इंडियन रूलर्स भी यहाँ पर प्रेज़ेंट थे। इंडियन रूलर्स ये भी रेडी थे टू रिवोल्ट एट द स्मॉलेस्ट अपॉर्चुनिटी। ये भी रिवोल्ट के लिए रेडी थे, ये भी रिवोल्ट करने के लिए तैयार बैठे थे। तो ये सब चीज़ों के कारण जो है इनको लगता था बलबन को कि मेरी पोजीशन जो है सुल्तान की वो यहाँ पर इतनी सिक्योर नहीं है। तो द यहाँ पर आगे अगर हम बात करें द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द एरिया अराउंड दिल्ली एंड इन द दोआब रीजन के बारे में अगर देखें तो यहाँ पर ये भी खराब होता हुआ नजर आ रहा था। तो आगे अगर मैं इसके जो है बात करूं तो कुछ रीजन्स थे एरिया से दिल्ली के अराउंड, और कुछ रीजन्स थे दोआब रीजन के अराउंड। ये रीजन्स के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो थी वो खराब होती हुई नजर आ रही थी। तो यहाँ पर दिल्ली के आसपास और दोआब क्षेत्र में जो कानून की व्यवस्था थी वो भी यहाँ पर बिगड़ चुकी थी, वो भी यहाँ पर खराब हो चुकी थी। तो एरियाज अराउंड दिल्ली एंड दोआब रीजन, यहाँ पर इस रीजन के अंदर क्या हो रहा था, इस रीजन के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन थी, लॉ एंड ऑर्डर जो था ये भी खराब होता हुआ नजर आ रहा था, डिटीरियोरेटेड, ये भी खराब होता हुआ नजर आ रहा था। साथ के साथ गंगा यमुना दोआब और अवध का जो रीजन्स था, ये जो गंगा यमुना दोआब का और अवध के जो इलाके थे, इस जगहों पर जो रोड्स थी, दे वर इन्फेस्टेड विद द रॉबर्स एंड द डकैट्स। यहाँ पर डकैत और रॉबर्स जो थे, चोरी यहाँ पर सबसे ज्यादा हो रही थी। जो चोर थे वो लुटेरे यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे थे, लुटेरे और डाकुओं से भरी हुई यहाँ पर ये जगह थी। गंगा यमुना दोआब और अवध में जो रोड्स थी, गंगा यमुना दोआब प्लस अवध, इन जगहों पर जो रोड्स थी वो रोड्स के ऊपर वो रोड सेफ नहीं थी। कोई भी ट्रेवल करता था तो उसको प्रॉब्लम आ रही थी कि उसकी चोरी हो रही है, कभी जो है उसको जो है किसी ने लूट लिया, लुटेरे आ गए, जो है डाकुओं ने उनको घेर लिया। ठीक है, डाकू महाराज आ रहे हैं, तो डाकू महाराज के आने का जो है यहाँ पर इनको प्रॉब्लम आ रही थी, जो भी ट्रेवलर्स होते थे। ऑल दो इट इज नॉट रियलिटी, ये डाकू महाराज वर्ड नहीं है, ये सच में ये जो डकैट्स थे उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है, डकैट्स के लिए वर्ड यूज किया है। ऑल दो आपको मेमोराइज करने के लिए साथ में महाराज लगा दिया गया है, तो आप इसे जो है कनेक्ट कर लीजिएगा, मैं किससे करने की कोशिश कर रही हूँ। आई विल नॉट से द नेम ऑफ दैट सच पर्टिकुलर थिंग, जो भी आप जो है आपने देखा होगा उनको वीडियो के अंदर बोलते हुए डाकू महाराज। डाकू महाराज के बारे में जो है हम बात नहीं कर रहे हैं, मूवी डाकू महाराज की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग जो है डकैत्स की बात कर रहे हैं कि रोड सेफ नहीं थी, डकैत्स जो थे यहाँ पर प्रेजेंट थे, और तो और यहाँ पर रॉबरीज भी हो रही थी, चोरी हो रही थी, साथ में लुटेरे यहाँ पर आ रहे थे। तो जो रोड्स थी दे वर नॉट वेरी सेफ। ये जो रोड्स थी, रोड्स के ऊपर यहाँ पर रॉबर्स थे, रॉबर्स एंड डकैट्स थे, बिकॉज ऑफ विच द कम्युनिकेशन जो था, तो इसी वजह से, इन दोनों चीजों की वजह से, डकैती होने की वजह से, चोरी होने की वजह से, और लुटेरों की वजह से, जो कम्युनिकेशन था हमारा ईस्टर्न एरिया के साथ, वो कम्युनिकेशन को जो है तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल हो रहा था। रोड्स जो थी इनका कनेक्शन कुछ दिखा रहा जो है दिखता था ईस्टर्न के साथ, जो गंगा यमुना दोआब और अवध का जो रीजन है, यहाँ से जो कम्युनिकेशन बिठाया जाता था वो ईस्टर्न साइड के ऊपर बिठाया जा रहा था। लेकिन ईस्टर्न साइड के साथ हमारा डकैत्स की वजह से इनके साथ जो कम्युनिकेशन था वो अच्छा नहीं हो पा रहा था, इनके साथ कम्युनिकेशन बैठ नहीं पा रहा था, कम्युनिकेशन इनके साथ जो है वो करना डिफिकल्ट हो गया।
कुछ राजपूत जमींदार जो थे, some of the Rajput zamindar, they had set up forts in the area. उन्होंने कुछ जगहों के ऊपर किले भी बनवा दिए and defied the government. तो इन्होंने भी जो है जो कुछ राजपूत जमींदारों ने इस क्षेत्र में किले भी बना लिए थे और सरकार को यहाँ पर जो गवर्नमेंट थी उसको चुनौती भी दे दी थी। ऑल्दो ये सब कुछ भी यहाँ पर होना जो है हो सकते, ये सब कुछ भी हो रहा है, साथ ही साथ कितने सारे चैलेंजेस जो है वो सुल्तान को देखने पड़ रहे हैं। ये भी कुछ कारण थे कि इसको जो है अपनी सीट, अपनी पोजीशन, अपनी पावर के ऊपर जो है इनसिक्योरिटी फील होना जो है यहाँ पर ऑब्वियसली ही था। तो जो मेवातीस थे, मेवातीस हैड बिकम सो बोल्ड, ये इतने बोल्ड हो चुके थे एज टू प्लंडर पीपल अपॉन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द दिल्ली। दिल्ली के जो आउटस्कर्ट्स, जो बाउंड्री पेरिफेरी एरिया था, वहां पर ये लोग प्लंडरिंग कर रहे थे, लूट रहे थे, लूट-पाट करते थे लोगों के लिए। तो मेवातीज़ ने कितना कुछ किया, तो मेवातीज़ भी यहाँ पर कम नहीं थे। मेवातीज़ ने भी जो है यहाँ पर सोने पे सुहागा कर दिया। मेवाती इतने ज़्यादा दुस्साही हो गए थे कि वो दिल्ली के जो बाहरी इलाके हुआ करते थे, बाउंड्रीज़ के ऊपर जो क्षेत्र थे, वहाँ पर ये जाकर के जो है लोगों को लूटते फिर रहे थे। ये भी लूटना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। मेवातीज़ का जो है इतना ज़्यादा इनके अंदर बोल्डनेस आ चुकी थी, ये इतने ज़्यादा जो है दुस्साहसी हो चुके थे, इनको हिंदी में दुस्साहसी बोला जाता है, इतना ज़्यादा ये बोल्ड हो चुके थे मेवातीज़। I will write here मेवातीज़, plunder people up to the outskirts of दिल्ली। दिल्ली का जो बाहरी क्षेत्र जो था, पेरिफेरी, बाउंड्री एरिया कहते हैं, आउटस्कर्ट्स को बोला जाता है। जो बाउंड्री क्षेत्र जो होता है, बाहर का इलाका होता है, वहां पर जो लोग रहते हैं उनको जो है इन्होंने लूटना स्टार्ट कर दिया था। किसने लूटा था? मेवातीज ने लूटा था। जो है मेवातीज ने इनको लूटना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है वो बलबन एक अडॉप्ट करते हैं एक स्टर्न पॉलिसी, इसको कठोर नीति अपनाते हैं यहाँ पर। वो जो है कठोर नीति क्या होती है, ही ऑर्गेनाइज्ड अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आर्मी। तो अभी ये एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आर्मी यहाँ पर अपनाएंगे। नाउ बलबन विल अडॉप्ट एंड ऑर्गेनाइज अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आर्मी। तो बलबन ने ऑर्गेनाइज किया स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आर्मी। इनकी एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आर्मी बन जाती है जो किसके साथ डील करेगी, ये किससे डील करेगी? डील विथ जो भी इंटरनल डिस्टरबेंसेस होते हैं। इंटरनल डिस्टरबेंसेस आपको पता होंगे, जो विद इन द क्षेत्र होते हैं, विद इन द एरिया होते हैं। विद इन द क्षेत्र, विद इन द एरिया वो होते हैं, उनको इंटरनल बोला जाता है। जो अंदर ही हो रहे हैं, कोई बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, जो इंटरनली हो रहे हैं डिस्टरबेंसेस, तो ये होते हैं। एंड टू रिपेल मंगोल्स हु हैड entrenched themselves in the पंजाब। तो मंगोल्स से भी यहाँ पर फाइट करने के लिए ये एक सेंट्रल आर्मी बनाते हैं। ये स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आर्मी का ऑर्गेनाइज करते हैं कि वो इंटरनल डिस्टरबेंसेस से भी डील करेगी और साथ के साथ मंगोल्स से भी डील करेगी। एंड वो रिपेल करेगी मंगोल्स को भी बाहर रखने के लिए वो यहाँ पर जो है वर्क करेगी। जो ये मंगोल्स कौन थे? मंगोल्स अब एंटर कर चुके थे, दे हैड एंट्रेंच्ड देमसेल्फ इन द पंजाब। तो इन्होंने भी जो है अपने आप को पंजाब में जो पंजाब में मंगोल्स अब आ चुके थे, वो भी जो है इनको यहाँ से बाहर निकालने के लिए, ये मंगोल्स जो थे ये पंजाब में आ चुके थे। इनका साहस इतना बढ़ चुका था कि ये इतना ज़्यादा जो है इसको न थ्रेट करने की कोशिश कर रहे थे बलबन को, कि ये पंजाब में आकर के बैठ गए थे। इन्होंने अपने आप को यहाँ पर पंजाब में जो है एकदम से जो है अपने पैर जमाने यहाँ पर स्टार्ट कर दिए थे, अपने आप को यहाँ पर फिक्स करना स्टार्ट कर दिया था कि हम यहाँ पर बैठे हैं। तो इनको यहाँ से, पंजाब से इनको बाहर निकालने के लिए भी इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आर्मी को ऑर्गेनाइज किया, जो इनको जो है रिपेल करेगी, इनको यहाँ से बाहर निकालेगी। वो इसीलिए उन्होंने
ये दो जो है टास्क दिए थे टू द सेंट्रल आर्मी को। जो सेंट्रल आर्मी थी उनको इन्होंने कहा कि एक तो आप लोग इंटरनल डिस्टर्बेंसेस से डील करेंगे, एक जो पंजाब में मंगोल्स आकर के बैठे हैं उनको यहाँ से बाहर निकालने में आप लोग काम करेंगे। तो ये इसने यहाँ पर एक एक्सटर्न पॉलिसी अपनाई यहाँ पर। और साथ के साथ आगे क्या होगा, इससे आगे जो है उन्होंने यहाँ पर सेपरेट किया दीवाने उनजरत, मतलब अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट को अपने मिलिट्री डिपार्टमेंट से सेपरेट किया। अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट और जो हमारे मिलिट्री डिपार्टमेंट हैं ये सेपरेट हो चुके होंगे। तो अगर इनके रेवेन्यू में बात करें, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, इनके आई विल से इट इज एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज अबाउट द बलबन एडमिनिस्ट्रेशन के बलबन ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे स्ट्रॉन्ग किया। तो बलबन ने सबसे पहले तो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल आर्मी को क्रिएट किया जो इंटरनल जो डिस्टर्बेंसेस से डील करेगी और मंगोल्स से डील करेगी। मंगोल्स को यहाँ से बाहर निकालने में वो लोग हेल्प करेंगे। तो आगे क्या होगा, आगे बलबन ने क्या किया, ही सेपरेटेड फाइनेंस डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट को कहा जाता है दीवाने उनजरत। दीवाने उनजरत कहा जाता है। इसने सेपरेट किससे किया, मिलिट्री डिपार्टमेंट से। जो मिलिट्री डिपार्टमेंट है इससे इन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट को जो है सेपरेट कर दिया। मिलिट्री डिपार्टमेंट को कहा जाता है दीवाने अर्स। दीवाने अर्स मिलिट्री डिपार्टमेंट के लिए वर्ड यूज होता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए दीवाने उनजरत वर्ड यूज होता है। तो आगे नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे अबाउट जो इन्होंने आगे हम बात करने वाले हैं इनकी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही। तो यहाँ पर क्या होता है, ही रीऑर्गेनाइज दीवाने अर्स। तो इन्होंने दीवाने अर्स को दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया। ही रीऑर्गेनाइज दीवाने अर्स का पुनर्गठन किया इन्होंने। रीऑर्गेनाइज, अगर दीवाने अर्स लिखा हुआ है देन ही इज टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आप समझ जाइएगा ये मिलिट्री डिपार्टमेंट की ही बात हो रही है। और साथ में यहाँ पर इन्होंने इसको रीऑर्गेनाइज किया एंड डिप्लॉयड द आर्मी इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो इन्होंने दीवाने अर्स को दोबारा से रीऑर्गेनाइज करके क्या किया, जो यहाँ पर आर्मी थी उसको पूरे क्षेत्र के पूरे जो कंट्री थी उसके अलग अलग जगहों पर इनको भेज दिया कि इतने जो पर्सन्स होंगे, इतनी मिलिट्री जो होंगी, कुछ हिस्सा जो होगा मिलिट्री का, आई विल से दैट इट विल कंटेन, हो सकता है उसमें 30 या 40 कैवेलरीज हों, आर्मीज हों, या इससे ज़्यादा हों, कि भी इतनी जो मेरी आर्मी होगी वो वेस्टर्न रीजन में जाएगी, वो ईस्टर्न रीजन में जाएगी, वो सेंट्रल में रहेगी, वो गंगा यमुना दोआब का जो क्षेत्र है वो यहाँ पर जो है निगरानी रखेगी, अवध के रीजन में जाइए, इस रीजन में जाइए। तो इस तरीके से अलग अलग जगहों पर अपनी आर्मी को जो है इन्होंने फैला दिया था, अपनी आर्मी को फैला दिया ताकि जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे, इंटरनल रिबिलियंस जो हो रहे थे, उनको ये स्लो डाउन कर पाए, उन रिबिलियंस को ये दबा पाए। उन रिबिलियंस को दबाने के लिए इन्होंने ये एक कदम उठाया था। जो डिस्टर्बेंसेस हो रही थी मेवात, दोआब और अवध और जो हमारा कटिहार का रीजन था, यहाँ पर जो भी डिस्टर्बेंसेस हो रही थी दे वर रथलेसली सप्रेस्ड। तो इनको जो है वो सप्रेस कर दिया गया था, वो इनको जो है वो सप्रेस कर दिया गया था, इन सभी रिवॉल्ट्स को दबा दिया गया था। तो इन्होंने क्या किया, सप्रेस्ड disturbances इन मेवात। मेवात में जो डिस्टर्बेंसेस हो रही थी उनको इन्होंने दबा दिया, उनको जो है इनको जो है इन्होंने सप्रेस कर दिया। दोआब के रीजन में, अवध के रीजन में
और कटिहार का जो रीजन था, यहाँ पर जो भी डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे उनको इन्होंने सप्रेस कर दिया था। एंड बलबन ने यहाँ पर सिक्योर किया अपना कंट्रोल ओवर द अजमेर एंड नागौर। अजमेर और नागौर का जो रीजन है, इसके ऊपर भी इन्होंने अपना जो है अपना कंट्रोल यहाँ पर हासिल किया। नागौर जो है ये ईस्टर्न साइड के ऊपर है। नागौर का जो रीजन है दैट इज इन ईस्टर्न साइड, यहाँ पर भी इन्होंने अपना जो है कंट्रोल किया। अजमेर के ऊपर भी इन्होंने अपना कंट्रोल कर लिया। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बलबन बलबन सिक्योर्ड कंट्रोल ओवर, एक तो इन्होंने अजमेर के ऊपर अपना कंट्रोल किया एंड नागौर के ऊपर, नागौर इन ईस्टर्न राजपुताना। जो ईस्टर्न राजपुताना साइड था, ईस्टर्न राजपुताना साइड जो है, उसका जो ईस्टर्न साइड के ऊपर नागौर रीजन प्रेजेंट है, यहाँ पर भी इन्होंने अपना कंट्रोल किया। अजमेर और नागौर रीजन ईस्टर्न में है, ईस्टर्न राजपुताना में है। लेकिन इनका जो अटेम्प्ट था ये इसके साथ साथ इन ईस्टर्न राजपुताना, तो बलबन जो थे, बलबन वांट टू होल्ड हिज कंट्रोल ओवर द एरियाज ऑफ रणथंबोर एंड ग्वालियर। ये ग्वालियर और रणथंबोर का जो रीजन था, इन इलाकों के ऊपर भी अपना कंट्रोल चाहता था, इनको भी ये कैप्चर करना चाहता था, बट ही गॉट फेल्ड इन दिस अटेम्प्ट। ये जो थे ये कैप्चर करना चाहता था, ये कैप्चर करना चाहता था किसे, एक तो रणथंबोर का जो रीजन था, रणथंबोर, और साथ में ग्वालियर का जो रीजन था, यहाँ पर भी ये अपना जो है इसे कैप्चर करना चाहता था, लेकिन यहाँ पर ये फेल हो चुका है, लेकिन कर नहीं पाया, हो नहीं पाया इससे। एंड यहाँ पर इंस्टेड एक्सपैंडिंग हिज किंगडम, बलबन ने यहाँ पर अपने एक्सपैंड करने की बजाय और क्या किया, बलबन ने यहाँ पर ज्यादा अटेंशन देना स्टार्ट किया टू द रिस्टोरेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कि मैं एक्सपेंशन की बजाय यहाँ पर ध्यान दूं कि जो क्षेत्र मेरे पास है वहां पर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो। कोई भी राजा जो होता है वो सबसे ज्यादा ध्यान देता है कि वो एक्सपैंड करे, वो अपने रीजन को, अपने जो किंगडम है उसका एक्सपेंशन करे। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट बलबन पेड मोर अटेंशन टुवर्ड्स सिक्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द एरियाज। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इसने ज्यादा ध्यान दिया। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर लिखेंगे अभी यहाँ पे दैट बलबन जो है इसने मोर अटेंशन किसकी ओर दिया, मोर अटेंशन इसने दिया लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इसने ज्यादा जो है यहाँ पर ध्यान दिया था। और बलबन ने यहाँ पर मेवातीस के रिगार्डिंग भी इसने बहुत ही जो है एक बड़ा एक्शन लिया एंड प्रिवेंटेड सच रॉबरीज। तो रॉबरीज को भी इसने प्रिवेंट कर लिया था और इसने एक्शन लिया अगेंस्ट मेवातीस। मेवातीस की ओर इसने जो है यहाँ पर अपना एक्शन लिया। साथ के साथ जो भी रॉबर्स हुआ करते थे, रॉबर्स को इसने यहाँ पर ही मर्सीलेसली परस्यूड एंड पुट टू डेथ। तो इसने यहाँ पर जो है सजा दी। तो इसने जो भी यहाँ पर लुटेरे हुआ करते थे उनको यहाँ पर मौत की जो है सजा देनी स्टार्ट कर दी थी, कि जो भी यहाँ पर रॉबरी करेगा, जो भी रॉबर्स होंगे, जो लुटेरे होंगे, उनको जो है मौत के घाट ही उतार दिया जाएगा। तो रॉबर्स को भी इसने जो है मारना स्टार्ट कर दिया, कि चोर को ही जो लुटेरा है उसको ही खत्म कर दो। लॉ एंड ऑर्डर को इसने इस तरीके से मेंटेन किया कि जो भी अगर कोई चोरी करता हुआ दिखाई दिया तो उसको अभी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। एंड एज अ रिजल्ट इसके जो है इससे एक रिजल्ट हमें मिलता है कि जो रोड्स थी वो सेफ हो चुकी थी ट्रेवलिंग के लिए। लोगों के अंदर खौफ ही इतना हो गया था, लुटेरों के अंदर, जो डकैत्स थे उनके अंदर भी एक डर का माहौल सा बैठ चुका था कि अभी अगर हमने कुछ किया
तो बलबन हमें सीधा मौत के घाट ही उतार देगा। ही विल मर्सीलेसली किल अस। वो एकदम से जो है कुछ दया भी नहीं करेगा और मार देगा। इतने जिल्लत से जो है इतनी ज्यादा जो है भयानक और भयंकर मौत देगा कि हमारी रूह भी कांप जाए। तो इतना ज्यादा जो है उनके अंदर एक डर का माहौल हो चुका था। इसी वजह से जो रोड्स थी वो सेफ हो चुकी थी। अभी रोड्स ट्रेवलिंग के लिए सेफ हो चुकी हैं। आगे बात करेंगे 1279 सीई के अंदर क्या होता है। encouraged by the Mongol threats and the old age of the Sultan, the governor of Bengal थे जो तगरिल बेग थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। तो 1279 सीई के दौरान क्या होता है कि जो मंगोल्स थे, मंगोल्स का थ्रेट तो बढ़ता ही जा रहा था। दिस इज द रीजन के भी जो मंगोल्स थे, मंगोल्स तो कभी शांत हुए ही नहीं। मंगोल्स जो थे वो उनका जो थ्रेट था वो तो बढ़ता ही जा रहा था। साथ के साथ और क्या हो रहा था, सुल्तान जो थे वो भी ओल्ड एज की ओर जा रहे हैं। सुल्तान इज बिकमिंग ओल्ड, नाउ ही इज गेटिंग ओल्ड। और जो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, जो बंगाल में गवर्नर बैठे हैं, बंगाल के रीजन में गवर्नर बैठे हैं, उनका नाम है तगरिल बेग। तगरिल बेग जो है वो यहाँ पर रिवोल्ट कर देते हैं, वो विद्रोह कर देते हैं और यहाँ पर वो एज्यूम कर लेते हैं टाइटल ऑफ सुल्तान। वो सुल्तान का जो है टाइटल यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं और वो खुतबा भी पढ़वा देते हैं। एक खुतबा पढ़वाना होता है, एक जो सुल्तान की उपाधि धारण करने के बाद एक खुतबा भी पढ़वा देते हैं अपने नाम का, कि भी मैं ही राजा हूँ, लोग मुझे ही माने, मैं सुल्तान हूँ, वो भी ये करवा देते हैं। एक खुतबा होता है विच इज इन द ट्रेडिशन इन दीज जो भी ये जो टर्किश स्लेव्स हैं हमारे, जो स्लेव डायनेसिटी में होता है, एक खुतबा पढ़वाया जाता है। वो खुतबा ये पढ़वा देते हैं कि भी मैं ही राजा हूँ, आप मुझे ही मानिए, मेरे लॉ एंड ऑर्डर्स चलेंगे। तो ये तगरेल बेग जो है ये यहाँ पर इस तरह की कुछ चीजें कर देते हैं। ये तो ये कर देते हैं, लेकिन जो बलबन है, बलबन चाहे वो ओल्ड हो रहे हैं लेकिन वो अपनी फोर्सेस को भेजते हैं बंगाल की ओर। बंगाल की ओर ही सेंट हिज फोर्सेस एंड हैड तगरिल बेग beheaded। वहां पर ये जाकर के क्या अपने फोर्सेस को भेजते हैं और कहते हैं तगरिल बेग का सर कलम कर दीजिए। हमें तगरिल बेग का जो है सर कलम चाहिए। चाहे सुल्तान कितना भी ओल्ड एज हो जाए, वो ओल्ड एज की ओर जा रहा है, वो वृद्ध, जो उसकी जो वृद्धासना है, जो वृद्ध अवस्था है, जो है उसकी एज चाहे हो रही है, कितना भी बूढ़ा हो जाए, लेकिन वो शिकार करना नहीं छोड़ता। शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए वो शिकार करना नहीं भूलेगा। बलबन भी इसी तरह ही थे। ही इज अ लायन, चाहे लायन कितना भी बूढ़ा हो जाए वो शिकार करना नहीं भूलेगा। बलबन ने भी यही करके दिखाया कि भी तुम क्या सोच रहे थे कि मैं वृद्ध अवस्था में हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे ऊपर बैठोगे आकर के? ऐसा तो कभी नहीं होने दूंगा मैं। तो उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने बंगाल के ऊपर अपनी आर्मी को भेजा, अपनी फोर्सेस को भेजा और कहा कि उसका सर कलम कर दीजिए। और तगरिल का जो है उसका सिर कलम कर दिया जाता है। लेट अस राइट हियर कि 1279 सीई के दौरान क्या होता है। 1279 सीई के दौरान, इस समय के दौरान क्या होता है, एक तो मंगोल्स का अटैक जो है, इनका मंगोल्स का थ्रेट जो है ये तो बढ़ता ही जा रहा था। मंगोल्स तो थ्रेट भेजते ही जा रहे थे, इनका तो थ्रेट बढ़ना ही है। साथ में क्या हुआ, बंगाल में जो है गवर्नर थे, बंगाल के जो गवर्नर हैं जिनका नाम है तगरिल बेग, ये अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देते हैं। ये सुल्तान डिक्लेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बलबन है, बलबन अपनी फोर्सेस को भेजता है टू बंगाल और तगरिल बेग का जो है वो इसका सर कलम कर देता है, बी हेडेड हिम। तो वो तगरिल बेग का सर कलम करवा देता है। और साथ के साथ यहाँ पर क्या होता है, अभी यहाँ पर गवर्नर कौन, वो यहाँ पर सब्सिक्वेंटली वो यहाँ पर जो है बुगरा खान,
बुगरा खान कौन है? बुगरा खान बलबन का खुद का बेटा है। बलबन का जो बेटा है उसका नाम है बुगरा खान। बुगरा खान को वो यहाँ पर एज अ गवर्नर अपॉइंट कर देता है। लेट अस राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर आपको अच्छे से समझा देती हूँ कि यहाँ पर क्या होता है। 1279 सीई के दौरान क्या होता है, बलबन, वो तो हमने देख लिया कि तगरेल खान अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देगा। बलबन अपनी फोर्सेस को भेजेगा, वो अपनी फोर्सेस को भेजेगा टू बंगाल। बंगाल में इसकी फोर्सेस क्या करेंगी जाकर के, वो तगरेल बेग की, तगरेल बेग का जो है सर कलम कर देंगी। beheaded him, beheaded, तगरेल बेग beheaded by the forces of बलबन। और फिर बलबन क्या करेगा, बलबन जो है बंगाल के अंदर अपने ही बेटे को अपॉइंट, his own son, जो कि है बुगरा खान, बुगरा खान को यहाँ पर एज अ गवर्नर ऑफ बंगाल बिठा दिया जाएगा। इसे गवर्नर ऑफ बंगाल जो है वो यहाँ पर बिठा दिया जाएगा। बाय ऑल दीज हार्श मेथड्स, जो बलबन है वो अपनी सिचुएशन को कंट्रोल कर लेता है और इसी हार्श मेथड्स को वो यूज करता है। बलबन अपने आप को ही कॉल्ड हिमसेल्फ नासिर आमिर उल मोमिन, मतलब कैलिफ्स का राइट हैंड कहता है। बलबन जो है अपने आप को, बलबन अपने आप को नासिर आमिर उल मोमिन कहता है। इसका मतलब होता है ये अपने आप को, जो कैलिफ्स थे, कैलिफ्स जो होते हैं, कैलिफ्स का ये अपने आप को राइट हैंड कहता है कि जो कैलिफ है, कैलिफ्स का मैं राइट हैंड हूँ, मैं दाहिना हाथ हूँ कैलिफ्स का। खलीफा का ये दाहिना हाथ अपने आप को कहता था, कैलिफ का ये अपने आप को दाहिना हाथ कहता था। और साथ में हमने इनके बारे में देखा कि इन्होंने रिलीजियस अफेयर्स भी यहाँ पर एंड जो है इन्होंने ये कंटिन्यू करवाए थे एंड इंस्ट्रक्टेड द उलेमास टू कन्फाइन देमसेल्व्स टू रिलीजियस अफेयर्स। तो ये यहाँ पर इतना जो है इम्पोर्टेंट नहीं है कि उन्होंने जो उलेमास थे, उलेमास को जो है निर्देश दिया था कि वो धार्मिक मामलों तक ही सीमित रहें। जो उलेमास थे उनको ये कहा था कि आप जो है रिलीजियलिस्टिक मैटर्स तक ही सीमित रहें, डोंट एंटर इनटू द अदर मैटर्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन और एनीथिंग एल्स। यहाँ पर आप ना आए, राजनीति की जो है गतिविधियां हैं उसमें आप इंटरफेयर ना करें, एडमिनिस्ट्रेशन में आप अपना जो है ना ही दिखाएं तो ज्यादा बेटर है। और उलेमास को कहा कि आप अपना रिलीजियलिस्टिकली ही सीमित रहें, रिलीजियस चीजों को ही आप जो है ज्यादा जो है इन लोगों के अंदर फैलाएं, इन सब चीज़ों को। मेरे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपको जो है कोई इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट इंटरफेयर इनटू द पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। तो इन्होंने उलेमास को एक निर्देश ही दिया था, ये एक उनको ऑर्डर ही दिया था, उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया था टू द उलेमास। तो ये हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। यहाँ पर इन्होंने एडमिनिस्टर किया जस्टिस को विद द एक्सट्रीम इम्पार्शियलिटी। तो जो जस्टिस था, एडमिनिस्ट्रेशन किया जस्टिस को विद द एक्सट्रीम इम्पार्शियलिटी। वो कैसे किया, एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। एक मलिक बाकबक हैं, जो मलिक बाकबक हैं ये गवर्नर थे यहाँ पर बदायूं के ये गवर्नर थे। और इनको पब्लिकली, इनको जो है वॉज पब्लिकली फ्लॉग्ड फॉर हिज क्रूल्टी टूवर्ड्स हिज सर्वेंट। तो इन्होंने जो है अपने जो सर्वेंट्स थे, नौकर नौकर थे, उनसे बहुत ही जो है उनके प्रति जो क्रूरता इन्होंने दिखाई थी, उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा क्रूरटी इन्होंने दिखाई थी, ये बहुत ही ज़्यादा क्रूअल थे टुवर्ड्स हिज जो है सर्वेंट्स। और ये सब इन्होंने पब्लिकली किया था। तो ये जो है इनको पब्लिकली जो है इन्होंने जो है मलिक बाकबक ने क्या किया कि जो अपने सर्वेंट्स थे उनके प्रति ये बहुत ही ज़्यादा क्रूल रहते थे। और इस क्रूल्टी को जो है जो क्रूल्टी को इन्होंने जो है यहाँ पर दिखाया था
was publicly flogged for his cruelty towards his servants. तो जो बाकबक को यहाँ पर कोड़े मारे गए थे, उनको जो है बेसिकली यहाँ पर बहुत ही जो है एकदम से क्रूरता से इनके साथ भी जो है व्यवहार किया गया था। जो बाकबक थे, बाकबक को अपने नौकरों के प्रति जो क्रूरता के लिए इनको पब्लिकली कोड़े मारे गए थे बेसिकली। ये एक एग्जाम्पल है जो मलिक बकबक थे। ये अपने सर्वेंट्स को ज़्यादा अच्छा नहीं कहते थे, इसी वजह से ये एक एग्जाम्पल था कि जो बलबन है वो जो जस्टिस हैं, जस्टिस के प्रति जो ये एकदम से एक्सट्रीम इम्पार्शियल हो जाते थे। ये इम्पार्शियली ये जो है वो डिसीजंस लेते थे। दैट ही एडमिनिस्टर्ड जस्टिस विद एक्सट्रीम इम्पार्शियलिटी। Administer justice with extreme, ये इम्पार्शियल होकर के ये चीजें यहाँ पर हैंडल करते थे। इम्पार्शियलिटी, ये कोई भी जो है जो है पार्शियलिटी नहीं करते थे, भेदभाव नहीं जो है ज़्यादा जो है ऐसा नहीं था कि किसी का ज़्यादा पक्ष ले लिया, किसी का कम ले लिया। जो सही है सही को सही कहेंगे, गलत को गलत कहेंगे, ये वैसे थे। बलबन अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, जो जस्टिस प्रोवाइड करते थे लोगों को, वो एकदम से इम्पार्शियली करते थे। वो किसी का पक्षपात नहीं करते थे, वो निष्पक्ष होकर के यहाँ पर अपना फैसला सुनाया करते थे। वो किसी का पक्ष नहीं लेते थे कि ये राजा है तो मुझे इसका पक्ष लेना चाहिए, ये जो है मेरा नोबल है मुझे इसका पक्ष लेना चाहिए, वो ऐसा नहीं करते थे। जो भी सही होगा उसके प्रति वो यहाँ पर स्टैंड लेंगे। तो यहाँ पर जो मलिक बकबक थे, उन्होंने अपने सर्वेंट्स के लिए उन्होंने क्रूरता दिखाई, उनके खिलाफ उन्होंने जो है क्रूरटी दिखाई। तो इसीलिए जो बलबन थे उन्होंने यहाँ पर डिसीजन लिया कि इनको भी कोड़े मारे जाएंगे, इनके साथ भी वही क्रूरता से जो है बिहेव किया जाएगा कि इन्होंने अपने सर्वेंट्स के साथ ये जो है ऐसा व्यवहार किया। जो व्यवहार इन्होंने अपने सर्वेंट्स के साथ किया, वैसा ही व्यवहार जो मलिक बकबक थे उनको अपने साथ होना यहाँ पर स्वाभाविक दिखाई दे रहा है। तो एक एग्जाम्पल है ये हमारे पास जो प्रेजेंट है, ऑल्दो ये इतनी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। आगे हम बात करेंगे। जो बलबन थे, बलबन ने यहाँ पर एक पॉलिसी को फॉलो किया, दैट इज पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन का इन्होंने एक पॉलिसी को फॉलो किया। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये इतना ही पूछेगा, वो भी सिर्फ आई थिंक प्रीलिम्स में पूछ सकता है। दैट ही फॉलोड पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी ये फॉलो करते थे। और ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि इन्होंने जो भी स्पाइस थे उनको जो है यहाँ पर हायर किया हुआ था, फॉर उनको हायर करके रखा हुआ था इन्होंने, ताकि वो हर डिपार्टमेंट में इन्होंने रखा हुआ था कि सभी डिपार्टमेंट्स की मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। वो सभी स्पाइस को इन्होंने हायर किया हुआ था। दैट वी हैव डिस्कस्ड in the previous slides where we have discussed this. आगे अगर हम बात करें तो he is a great patron of men of letters and showed special favor to आमिर खुसरो। तो ये आमिर खुसरो के लिए इन्होंने जो है एक स्पेशल फेवर भी दिखाया था। ये जो थे, he is a very great patron of men of letters। ये जो साहित्यकार हुआ करते थे, साहित्यकारों के संरक्षक थे ये, पैट्रन ऑफ मेन ऑफ लेटर्स। और इन्होंने एक स्पेशल फेवर दिखाया था, किसके लिए? जो आमिर खुसरो है, आमिर खुसरो के लिए इन्होंने जो है एक स्पेशल फेवर दिखाया था। और साथ में अगर हम बात करें इन द नॉर्थ वेस्ट में जो मंगोल्स थे, however in the north west the Mongols reappeared and Balban sent his son
इन्होंने अपने बेटे महमूद को भेजा था उनके खिलाफ लड़ने के लिए, लेकिन जो प्रिंस था वो उनसे लड़ते लड़ते उस युद्ध में जो है उसकी हत्या हो जाती है। उस बैटल में वो शहीद हो जाता है एंड हिज डेथ वाज अ स्मैशिंग ब्लो टू बलबन। तो बलबन को अपने बेटे के जो है जाने का बहुत दुख पहुंचता है। लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड। जो नॉर्थ वेस्ट रीजन में मंगोल्स दोबारा से रीअपियर करते हैं। जो नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन है यहाँ पर मंगोल्स दोबारा से रीअपियर करते हैं। दे रीअपियर्ड और यहाँ पर जो बलबन है, बलबन सेंट हिज सन जिनका नाम है महमूद। ये महमूद को भेज देते हैं ताकि वो उनके साथ फाइट कर सकें अगेंस्ट देम, ये उनके साथ फाइट कर सकें। और क्या होता है यहाँ पर जो प्रिंस होते हैं, ये जो प्रिंस है, प्रिंस जो है इसको मार दिया जाता है, ये इसकी हत्या कर दी जाती है। इन द बैटल के अंदर इसकी जो है डेथ हो जाती है। अपने बेटे की डेथ को ये झेल नहीं पाते, इसका इनको बहुत ही बड़ा झटका लगता है। तो उसकी वजह से ही 1287 सीई के दौरान क्या होता है, जो बलबन है, बलबन की यहाँ पर डेथ हो जाती है। बलबन की डेथ हो जाती है। तो ये था एक पार्ट यहाँ पर जो हमने बलबन के बारे में कंप्लीट किया। बलबन की मृत्यु का जो है यहाँ पर सबसे बड़ा जो है उनको झटका लगता है कि उनके बेटे की डेथ हो गई बैटल के अंदर। वो युद्ध लड़ रहा था मंगोल्स के खिलाफ, तो उस युद्ध के अंदर उनके बेटे की डेथ हो जाती है, उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है, जिससे उनके बलबन को बहुत ही बड़ा सदमा, एक झटका लगता है, जिसकी वजह से 1287 सीई के दौरान बलबन की भी डेथ हो जाती है। इसके बाद जो आएंगे, इसके बाद भी एक हमारे पास एक किंग है, एक रूलर है, ऑल दो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो है कैकुबाद। कैकुबाद, द लास्ट रूलर, दैट इज द कैकुबाद। कैकुबाद के बारे में कोई जिक्र नहीं करता है, ऑल्दो हम बलबन के ऊपर ही कंप्लीट कर देते हैं। फिर भी इनके बारे में एक जान लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक भूमिका बनेगी खलजी डायनेसिटी के लिए। यहाँ से खलजी डायनेसिटी का आगमन होगा, वो कैसे होगा उसे ही यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इनका टाइम पीरियड है 1287 से लेकर के 1290 सीई तक का इसका टाइम पीरियड हमें देखने को मिलता है कैकुबाद का। कैकुबाद जो है ये बलबन का ग्रैंडसन है, ये ग्रैंडसन है बलबन का। इसको कौन लेकर के आता है, इसको बिठाया जाता है सिंहासन के ऊपर बाय द नोबल्स। ये इसको नोबल्स लेकर के आते हैं जब बलबन की डेथ हो जाती है उसके बाद। लेकिन इनको जो है रिप्लेस कर दिया जाता है बाय हिज सन कैमूड्स। कैकुबाद को थ्रोन के ऊपर कौन लेकर के आता है, थ्रोन के ऊपर इनको लेकर के आते हैं नोबल्स। लेकिन इनको कैकुबाद को भी, इसको भी रिप्लेस कर दिया जाता है बाय हिज, रिप्लेस बाय हिज सन कैमूर। जो कैमूर है वो इसको रिप्लेस कर देता है और वो यहाँ पर जो है थ्रोन के ऊपर बैठता है, लेकिन ये कोई ज्यादा समय के लिए नहीं बैठ पाता। ये सिर्फ 3 मंथ के लिए ही बैठता है, 3 महीनों के लिए ही ये बैठता है। उसके बाद क्या होता है 1290 सीई के दौरान जो फिरोज है, द अरीज ए मुमालिक, अरीज ए मुमालिक दैट इज ये मिनिस्टर है वॉर्स का, ये बाद में एक टाइटल लेता है जलालुद्दीन का। लेट मी राइट इन द नेक्स्ट स्लाइड कि 1290 सीई के दौरान क्या होता है। सीई के ये समय के दौरान एक व्यक्ति का नाम है फिरोज, जो कि क्या है, फिरोज है अरीज ए मुमालिक। अरीज ए मुमालिक का मतलब है कि ये मिनिस्टर है ऑफ वॉर्स, ये वॉर्स का मिनिस्टर ऑफ वॉर है, मिनिस्टर
ऑफ जो अरीज ममालिक मतलब के युद्ध मंत्री है ये, यानी कि मिनिस्टर ऑफ वॉर, ये युद्ध मंत्री है। बाद में ये क्या करता है, लेटरली ये एक टाइटल एज्यूम करता है, लेटरली ये एक टाइटल को एज्यूम करता है, वो टाइटल है दैट इज जलालुद्दीन खलजी। ये जलालुद्दीन खलजी का एक टाइटल लेता है। ये यहाँ पर क्या करता है, टुक अ बोल्ड स्टेप बाय मर्डरिंग कैमूर। तो अभी क्या करेगा ये जो जलालुद्दीन है, जलालुद्दीन खलजी, जिसका नाम पहले फिरोज था, ये युद्ध का जो है मंत्री हुआ करता था। बाद में इसने जलालुद्दीन खलजी का टाइटल एज्यूम किया। अब ये जलालुद्दीन खलजी क्या करेगा, ये मर्डर कर देगा, ये हत्या कर देगा, मर्डर्ड कैमूर। ये जो कैमूर है ये इसकी हत्या कर देगा और जो सिंहासन है उसको उसके ऊपर अपना कब्जा कर लेगा। अब ये कब्जा करेगा, उसके बाद क्या होगा, जो एक ग्रुप होगा खलजी नोबल्स का, जिसका ये नेतृत्व करेगा। खलजी जो एक ग्रुप बन जाएगा, खलजी नोबल्स का एक ग्रुप बनेगा और ये खलजी का जो है ये यहाँ पर नेतृत्व करेगा और खलजी डायनेसिटी को इस्टेब्लिश करेगा। एक ग्रुप बन जाएगा, अ ग्रुप बनेगा ऑफ खलजी नोबल्स का, खलजी नोबल्स का एक ग्रुप बन जाएगा, जिसको लेड कौन करेगा, लेड बाय जलालुद्दीन खलजी। आई एम राइटिंग हियर जे के, ज्यादा लंबा नाम है इसीलिए मैं जे के लिख रही हूँ, आप पूरा लिखिएगा जलालुद्दीन खलजी। तो जलालुद्दीन खलजी इसको जो है यहाँ पर लेड करेगा, इसके नेतृत्व करेगा एंड हेंस एस्टैब्लिश द खलजी डायनेसिटी। और ये यहाँ पर खलजी डायनेसिटी को जो है इसकी स्थापना कर देगा, खलजी डायनेसिटी यहाँ पर एस्टैब्लिश हो जाएगी। एंड कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये एक इवेंट था जिसमें हमें डायनेस्टिक रेवोल्यूशन देखने को मिला, कि एक डायनेसिटी से दूसरी डायनेसिटी आ रही है, उस रेवोल्यूशन को हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं, कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि ये एक डायनेस्टिक रेवोल्यूशन है। ये आपके मेंस में वर्ड यूज हो सकता है, डायनेस्टिक रेवोल्यूशन क्या होता है। कई बार जो है अगर उसने क्वेश्चन पूछना हो तो वो यहाँ से पूछ सकता है, लेकिन इतना आसान क्वेश्चन वो पूछेगा नहीं, पूछेगा ही क्यों। डायनेस्टिक रेवोल्यूशन जो है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है इन 1290 सीई के दौरान। डायनेस्टिक रेवोल्यूशन का मतलब ही होता है कि एक डायनेसिटी से दूसरी डायनेसिटी का इवॉल्व होना, दूसरी डायनेसिटी का जो है इस्टैब्लिश होना कह सकते हैं। कि यहाँ पर क्या हुआ कि स्लेव डायनेसिटी का अंत हो चुका है और खलजीज अभी आगे आ चुके हैं और खलजीज की हमें प्रमुखता दिखाई दे रही है एंड द खलजीज बॉट टू द फोर फ्रंट। यहाँ पर स्लेव डायनेसिटी इसका एंड हो चुका है, स्लेव डायनेसिटी का अंत हो चुका है और खलजी डायनेसिटी हमें फोर फ्रंट के ऊपर दिखाई दे रही है। फोर फ्रंट मतलब के प्रमुखता इसकी दिखाई दे रही है। फोर फ्रंट किसकी दिखाई दे रही है, खलजी डायनेसिटी की। तो आगे जब हम बात करेंगे तब हम खलजीज के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो ये था स्लेव डायनेसिटी के बारे में जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया। अगर आज की ये वीडियो आपको जो है आपको अच्छी लगी हो तो इसे जो है शेयर जरूर कीजिएगा और इसे जो है सबसे जो है कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ज़्यादा लंबा समय चला गया स्लेव डायनेसिटी के ऊपर एंड हेंस आई विल से कि ये अगर ये लंबा भी था तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा स्लेव डायनेसिटी, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट भी है। ये प्री मेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आपने इसमें एडिशन और किया देन इट विल बी वेरी मच प्रिपेयर्ड फॉर योर ऑप्शनल सब्जेक्ट। आपके लिए ऑप्शनल में भी जो है आपका काम आएगा, क्योंकि ऑप्शनल में भी इसी बात के जो है यही सब चीज़ें रिपीट होती हैं।
यही चीज़ें आनी होती हैं, यही हमारा ऑप्शनल होता है। इसमें एडिशन कर देंगे तो आपका ऑप्शनल प्रिपेयर हो जाएगा। और तो और अगर आपको ऑप्शनल के बारे में भी कोई डिटेलिंग के साथ इन्फॉर्मेशन चाहिए देन आई विल बी हियर। आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको वो डिटेलिंग भी आपको बता दूँगी। अगर किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आप मुझसे डिस्कशन करना चाहते हो तो आप मुझे जो है डायरेक्टली मेरे कमेंट सेक्शन में जाकर के आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। एंड अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टुवर्ड्स माय चैनल। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है अभी तक आपको लेक्चर्स को समझने में या आपके प्रीलिम्स में, अभी काफ़ी कम समय रह चुका है एंड ऑल दो अभी एडमिट कार्ड्स भी जो है आपने देखा होगा कि दैट आर जो है अभी वो डाउनलोड हो रहे हैं एंड आई होप कि आपने अपने एडमिट कार्ड को भी देख लिया होगा। और अगर आपको अगर कोई जो है प्रॉब्लम है प्रेपरेशन के रिगार्डिंग, अभी भी आपको कुछ न कंफ्यूजन है कि आपको जो है आपको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, किसी कंफ्यूजन में फंसे हैं तो आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। जो है मैं आपकी हर प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूँगी ताकि आपकी प्रेपरेशन की जर्नी अच्छे से चले और आप अपने जो है टारगेट को अचीव करें ऑफ बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कीप लर्निंग एंड कीप मोटिवेटेड।